शर्मा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने टैक्स के चैनल पे जिसका नाम है टैक्सरल। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं ई वे बिल पर। ई वे बिल हम सब जानते हैं कि जब भी गुड्स की मूवमेंट होती है हम लोगों को ई वे बिल जनरेट करना। आज इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे बीच में बहुत ही खास मेहमान हैं जो कि ऑथर भी हैं जीएसटी पर, और वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और इनको आप कई न्यूज़ चैनल पे डिबेट्स में भी देखेंगे। मैं स्वागत करता हूं, और एक बड़ी बात, इनके नाम में भगवान राम हैं। मैं स्वागत करता हूं सीए अभिषेक राजा राम जी का। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर कमिंग सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम। थैंक यू विवेक जी फॉर इनवाइटिंग मी एंड हेलो टू एवरीवन। सर, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंदर हम लोग A to Z अबाउट ई वे बिल के बारे में डिस्कस करेंगे, और अगर ऑडियंस हमारी ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो उनको ई वे बिल के बारे में सब कुछ पता चल सकता है इस वीडियो के बाद देखने के बाद। तो बिना टाइम बर्बाद किए मैं स्टार्ट करता हूं। सर ये ई वे बिल क्या होता क्या है बेसिकली? ई वे बिल बेसिकली इज ए इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। वे बिल का मतलब है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह सामान भेज रहे हैं तो उसका ट्रैकिंग हो जाए। और पहले जीएसटी आने से पहले भी हर स्टेट का अपना आरटीओ परमिट इसको बोलते थे, रोड ट्रांसपोर्ट परमिट। तो ये हर स्टेट से लेना होता था। और ये जब स्टार्ट हुआ हमारा जीएसटी तो सर्वर में प्रॉब्लम आई। तो इनिशियली 1 जुलाई को ये स्टार्ट नहीं हुआ हमारा मतलब ई वे बिल। तो 1 जुलाई 2017 से 18 अप्रैल तक कुछ तो आरटीओ परमिट ही चलते रहे पुराने, वापस उस पर स्क्वायर वन पर हो गए। इनफैक्ट अगर आप देखें 1 जुलाई से कुछ 10-15 दिन तो ऐसे रहे जहां पर कि ना तो ई वे बिल था और पुराना आरटीओ परमिट हम बंद कर चुके थे। तो उस पीरियड में हमने क्या करा है, उस पीरियड में केवल और केवल पुराने आरटीओ चल रहे थे। तो ये फिर फेस वाइज स्टेट वाइज इंप्लीमेंट हुए थे ई वे बिल। और आज की डेट में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल इज यूज फॉर बोथ इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट एंड इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट तो लिमिट एक अलग है, इंट्रा वो पूरे इंडिया की सेम है। इंट्रा स्टेट जो अपनी स्टेट के अंदर है तो उसमें अमाउंट का या किलोमीटर का ये अलग से स्टेट वाइज नोटिफिकेशन आ जाता है। इट मे वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ओके, तो बेसिकली जब भी हमें गुड्स की मूवमेंट करनी है तो हमको ये इलेक्ट्रॉनिक वे बिल जनरेट करना पड़ता है, चाहे वो इंटर स्टेट हो चाहे इंट्रा स्टेट हो। सर, ये इसकी कोई लिमिट होती है कि किस अमाउंट पर हमको ये जनरेट करना रहेगा, कि अगर इससे ऊपर की मेरी टैक्स इनवॉइस होगा तो ही मेरे को जनरेट करना रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो जो मूवमेंट इसमें कैप्चर्ड है दैट इज नॉट ओनली टैक्स इनवॉइस। इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आप सेल कर रहे हैं तभी जनरेट करना। मैं इंटरस्टेट की बात कर लेता हूँ फॉर यूनिफॉर्मिटी, कि अगर आपका 50,000 से ऊपर का कोई कंसाइनमेंट है तो आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक वे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा 50,000 के अलावा एक तो पहले 50,000 को समझ लेते हैं कि वेदर दिस इंक्लूड्स जीएसटी, सेस, अदर और नॉट। तो इसका आंसर है कि जो 50,000 की वैल्यू हमें इलेक्ट्रॉनिक वे बिल के लिए चेक करनी है, दैट इंक्लूड्स टैक्सेस ऑल्सो। तो मान लीजिए मेरे 45,000 का टैक्स इनवॉइस है और 6,000 रुपए टैक्स है, कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं। ये मत कहना कि रेट बनते नहीं है। तो 45,000 प्लस 6,000 तो 51,000। तो 51,000 इज एक्सीडिंग 50,000, तो इस पे बनाना। दूसरा, अगर आप इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक वे बिल बनाना है, मतलब आपकी लिमिट एक्सीड नहीं हो रही, तो भी अगर आप जनरेट करना चाहें तो वो फैसिलिटी भी है। ये फैसिलिटी अगर आप इसको रिवर्स देखें, ये दोनों बड़े डिफरेंट हैं। अगर आप ई इनवॉइस पर जाएं तो ई इनवॉइस वही जनरेट करता है क्योंकि मैंडेटरीली ई इनवॉइस के दायरे में आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वे बिल कोई भी जनरेट कर सकता है। इवन अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑल्सो जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। और कुछ लोगों को एग्जेम्पशंस दी हुई हैं रजिस्ट्रेशन से, जैसे हैंडीक्राफ्ट गुड्स है तो उनको एग्जेम्पशन दी हुई है रजिस्ट्रेशन से।
लेकिन वो अगर कम अमाउंट की भी गुड्स ट्रांसफर करते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वे बिल जनरेट करना है। इसके अलावा जब आप जॉब वर्कर को भेजते हैं तब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक वे बिल जनरेट करना है, वेदर द लिमिट क्रॉसेस 50,000 और इट इज बिलो 50,000। इनफैक्ट वी शुड अंडरस्टैंड इट कि भैया ₹1 की भी चीज भेज रहे हैं तो उस पर आपको वे बिल जनरेट करना है। एंड दिस इज थ्रू व्हाट वी से डिलीवरी चालान। यहाँ पर वर्ड डिलीवरी चालान आएगा। और मान लीजिए आपकी आप अपनी ही फैक्ट्री से वेयरहाउस में गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं और आपका वेयरहाउस भी फॉर एग्जांपल कंसिडर कि भैया मैं महाराष्ट्र में हूँ और बॉम्बे में मेरा वेयरहाउस है और बनता कहीं और है एंड इट इज मोर देन 50 किलोमीटर्स, तो मेरे को अपने ही फैक्ट्री से वेयरहाउस गुड्स ट्रांसफर करने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक वे बिल जनरेट करना होता है। इसमें कुछ एग्जिबिशंस भी होती है कि मान लीजिए आप जिसको हम वेइंग ब्रिज बोलते हैं, जैसे धर्म काटा जिसको बोलते हैं पॉपुलरली, तो अगर आप वहां पर भेज रहे हैं अपनी गुड्स वेइंग के लिए तो उसके लिए ई वे बिल जनरेट नहीं करना, बट देयर आर सर्टेन लिमिट्स एंड वहां पे किलोमीटर 50 नहीं होते, वहां पर 10 और 20 किलोमीटर। राइट सर, राइट। तो सर अगर मैं इसको लाइक समराइज करूं तो हमारा ये कहना है कि जब भी मेरा कोई भी इनवॉइस होता है, इनवॉइस रहेगा जिसकी वैल्यू 50,000 से एक्सीड करेगी इंक्लूडिंग द जीएसटी अमाउंट आल्सो, तो उस केस में तो मेरे लिए कंपलसरी है कि मेरे को ये ई वे बिल जनरेट करना ही करना है। और अगर मैं इसको और भी देखूं तो बेसिकली मैं ई वे बिल जनरेट करूंगा इन रिलेशन टू सप्लाई रीजंस अदर देन सप्लाई एंड ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसको हम कह सकते हैं। और इसके अंदर जो एग्जेम्पशन है वो है जॉब वर्क वाला और एक हैंडीक्राफ्ट। अगर कोई फैक्ट्री, अगर कोई बंदा जॉब वर्क के लिए गुड्स ट्रांसफर कर रहा है तो उसको भले ही 50,000 से नीचे भी हो तब भी ई वे बिल जनरेट करना है। प्लस अगर मेरा हैंडीक्राफ्ट वाला गुड्स जा रहे हैं तो भी मेरे को ई वे बिल जनरेट करना ही करना है। राइट सर, थैंक यू सर। इसके अंदर इसमें एक चीज और भूल गया, जैसे कुछ सेक्टर्स के लिए एग्जेम्पशन है। ओके, जैसे आप समझिए कि जेम्स एंड ज्वेलरीज एंड गोल्ड है, इनको इलेक्ट्रॉनिक वे बिल से एग्जेम्पशन दी है क्योंकि ये प्रेशियस आइटम्स है, कॉस्टली आइटम है। ओके, ओके। तो आप बता नहीं सकते ना कि भाई इस गाड़ी में गोल्ड की ज्वेलरी जा रही है। ओके, ओके। तो ये ई वे बिल जो हमारा बनता है, जनरेट होता है, इसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? ये तो बेसिक ई वे बिल है, इट हैज बेसिक 2 पार्ट्स, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए आपने जनरेट करा and it provides detail of your invoice and other things. इसके लिए 15 दिन की वैलिडिटी होती है इसकी। उस 15 दिन के अंदर आपको इसको ट्रांसपोर्टर को असाइन करना होता है। ट्रांसपोर्टर को असाइन करने के बाद ट्रांसपोर्टर इसमें पार्ट बी डालता है। अगर आपने 15 दिन में डिटेल नहीं डाली पार्ट बी की तो वो टेम्पररी जो पार्ट ए जनरेट करा था वो रिमूव हो जाएगा। तो और जो पार्ट बी डालने के बाद जो वैलिडिटी बनती है वो किलोमीटर्स के हिसाब से बनती है। तो पार्ट ए इज नॉट ई वे बिल, वो एक टेम्पररी डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है। कुछ लोग कह देते हैं कि साहब मैंने पार्ट बी नहीं भरा, मैं निकाल कर ले गया, मेरी गुड्स पकड़ ली, तो वो डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्कुल सही एक्शन होता है अनलेस एंड अनटिल यू फाइल डिटेल्स इन पार्ट बी, तब तक की। बाकी इसके बहुत सारे टेबल्स हैं अंदर, जब आप जाएंगे EWB 1, 2, 3, तो वो बेसिक जो है वो पार्ट ए एंड पार्ट बी है मोटा मोटा। राइट सर। तो मतलब कि पार्ट ए हो गया बेसिकली गुड्स कौन किसको भेज रहा है, क्या वैल्यू वगैरह, तो वो इन्फॉर्मेशन हो गई। और पार्ट बी मेरी जनरल हो गई, ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स के बारे में हो गई, कौन सा ट्रक पे जा रहा है या जो भी है हमारा, ठीक है। और पार्ट ये जो ए है मेरा 15 दिन तक वैलिड है, वैलिड इन द सेंस कि उसमें जो हमने डाटा फिल करके रखा है वो 15 दिन तक रहेगा। अगर मैंने पार्ट बी उसमें नहीं अपडेट करा तो वो डाटा मेरा हट जाता है। अगर एक ट्रक है उसके अंदर मल्टीपल असाइनमेंट्स मेरे जा रहे हैं तो उस केस में लाइक हमारा किस तरीके का ई वे बिल जनरेट होगा? अगर एक ट्रक में कंसाइनर कंसाइनी भी मान लीजिए कि सेम है एंड ट्रांसपोर्टर भी सेम है, तो आप जितने कंसाइनमेंट है उनका एक वे बिल बनाएंगे एंड देन द ट्रांसपोर्टर विल जनरेट मल्टीपल इनवॉइसेस को क्लब करके कंसोलिडेटेड EWB जनरेट करेंगे। कंसोलिडेट
इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, ये फॉर्म 02 में आता है और इसके थ्रू ही वो सारे कंसाइनमेंट की डिटेल दी जाती है। मान और इसमें हो सकता है कि मल्टीपल डिलीवरी लोकेशंस भी हो। फॉर एग्जांपल आपने 10 गुड्स भेजे, 7 goods have to be there are 10 consignments, 7 have to be delivered at to Y and 3 have to be delivered to Z। तो वो इनका एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बना सकते हैं। दूसरा, अगर ट्रांसपोर्टर के पास गुड्स ऐसी हो जाती है कि उसके कंसाइनमेंट की जो टोटल वैल्यू है, मतलब किसी का भी ई-वे बिल नहीं जनरेट हुआ और कुछ आइटम्स में 50,000, अब सबको मिलाकर 50,000 क्रॉस कर जाता है, तो भी उसको उन सारे कंसाइनमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक ई-वे बिल बनाना पड़ेगा ट्रांसपोर्टर। तो बेसिकली कंसोलिडेटेड ई-वे बिल जो बनेगा मेरा EWB 02 फॉर्म है, उसके अंदर मेरा कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बनेगा। भले मेरी छोटी-छोटी करके कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से ऊपर हो रही है, तो उन सब के लिए हम एक ई-वे बिल बनाकर सामान अपना बेचेंगे। चलिए, जो ई-वे बिल या जो मेरा जो कंसोलिडेटेड ई-वे बिल होता है, ये कितने दिन के लिए वैलिड होता है? सपोज करो जैसे मेरे दिल्ली से मेरे को फॉर एग्जांपल आगरा सामान भेजना है अगर, तो इसकी कुछ वैलिडिटी होती है, कितने दिन तक रहेगा, कैसे रहता है इसमें? देखिए, जब शुरू में ई-वे बिल आया तो इसमें वैलिडिटी 100 किलोमीटर पर वन डे थी, जो कि जो ये 22 दिसंबर 2020 को जो नोटिफिकेशन आया था, तो उससे ये 200 किलोमीटर कर दी गई एक दिन के लिए। तो मान लीजिए आगरा के किलोमीटर कितने होंगे? अगर आगरा के किलोमीटर दिल्ली से मतलब 250 पौने 300 के करीब पड़ेगा। मैं एक मिनट के लिए 310 किलोमीटर बोल देता हूँ, एक मिनट के लिए 310 किलोमीटर है, तो 300 किलोमीटर के लिए तो 3 दिन, 10 किलोमीटर के लिए एडिशनल 1 दिन, तो 4 दिन मिलेंगे। ये टोटल 4 दिन के लिए आपका वैलिड होगा। आज रात के 12 बजे तक का टाइम एक्सक्लूड करा जाएगा। तो कल से, आज हमारी 10 तारीख है, 11, 12, 13, 14 तारीख की रात को, 14-15 की रात को 12 बजे ये समय समाप्त। अब इसमें आते एक सेकंड, अब बात आती है ओवर डायमेंशनल कार्गो। आपने देखा होगा ना, रोड पर बड़े बड़े चल रहे हैं, बहुत सारे व्हील्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड ओवर डायमेंशनल कार्गो। तो 100 किलोमीटर्स को हम रिप्लेस करते हैं 20 किलोमीटर से, जहां भी ओवर डायमेंशनल कार्गो। और जो हमारी शिप्स हैं, शिप्स को हमने ओवर डायमेंशनल कार्गो में कवर करा है। और जैसे रेलवे है, एंड ऑफ कोर्स ये भी जैसे 100 से 200 हो गया, तो 20 से 40 हो गया है अभी ओवर डायमेंशनल कार्गो। इसमें एक चीज और है कि जैसे रेलवे है, तो रेलवे को जब आप कोई चीज देते हैं तो आपको ई-वे बिल पहले जनरेट नहीं करना, क्योंकि आपको डिटेल नहीं पता। लेकिन जब आप रेलवे से निकल जाती है वो, तो रेलवे आपको डिलीवर तब करता है जब आप उसको ई-वे बिल सबमिट कर देते। तो ये अलग अलग टाइम ड्यूरेशन और एक्सटेंशन भी मिल जाता है अगर आपका सामान नहीं पहुंचा। हालांकि वो शायद आपका अगला सवाल होगा, तब उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। राइट। तो सर ये यानी कि मैं समझूं कि पर 100 किलोमीटर एक दिन हमको मिलता है मोटा मोटी, राइट सर? यस, नाउ इट इज 200 किलोमीटर्स। ओके, नाउ इट इज 200 किलोमीटर, यानी कि 200 किलोमीटर मेरे को एक दिन में कवर करने हैं। सपोज करो मैं एक ई-वे बिल जनरेट कर देता हूँ, राइट, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ क्या? अगर मेरे को लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें गलत है तो मैं चेंज कर सकता हूँ? नहीं, इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं। अगर आपने पार्ट ए भरा है तो पार्ट बी भरने से पहले आप एडिट कर सकते हैं। ओके। पार्ट बी एक बार जनरेट हो गया तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसे विदिन 24 आवर्स कैंसिल कर सकते। लेकिन इसमें भी एक पेच है कि अगर आपने स्टार्ट कर दिया और एक बार जनरेट कर दिया और
किसी ऑफिसर ने उसको चेक करा है। इफ ए पर्टिकुलर ई-वे बिल has been verified by the proper officer, then it cannot be cancelled. यानी कि आपने गुड्स भेज दी, रास्ते में प्रॉपर ऑफिसर ने चेक करा कार्गो, उसके बाद आप कैंसिल नहीं कर सकते। वंस अ वेरिफिकेशन हैज बीन डन, फिर नहीं हो सकता। राइट सर, राइट। सर एक बात बताएं कि जैसे ई-वे बिल के अंदर पार्ट बी के अंदर हम लोग व्हीकल की डिटेल डालते हैं, राइट? तो ये व्हीकल का नंबर ये सब देना मैंडेटरी रहता है, उसके बिना भी बना सकते हैं क्या ई-वे बिल? इसमें कई बार एक बार समस्या ये आती है, कई बार हम अपनी गुड्स अपने ही कन्वीनियंस से ला रहे होते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो उसमें क्या करना होता है, पार्ट ए जनरेट हो गया, जब पार्ट बी की जनरेशन की बात आएगी तो पार्ट बी में हम अपना ही जीएसटीएन डालते हैं और अपने ही व्हीकल की डिटेल डालते हैं। So this is how it has to be done. राइट सर, इसमें कोई डिस्टेंस की भी लिमिट होती है, लाइक 50 किलोमीटर से ऊपर होगा तो ही मेरे को ई-वे बिल जनरेट करना है? जब हमने वैल्यू को डिस्कस करी तो डिस्टेंस का भी कुछ रहता है? यस, 50 किलोमीटर के ऊपर ही करना है, 50 किलोमीटर से नीचे नहीं करना है। और अगर आप वेइंग के लिए जा रहे हैं तो जो 20 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की लिमिट है तो उसमें भी जनरेट नहीं करना। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कुछ स्टेट में वो लिमिट इंटर स्टेट के लिए, सॉरी इंट्रा स्टेट के लिए, विद इन द स्टेट के लिए कम कर रखी है। भाई आप नॉर्थ ईस्ट की स्टेट देख लीजिए, अगर आप 50 किलोमीटर रखेंगे तो 50 किलोमीटर की तो स्टेट ही नहीं है। So, for example, if we say again Delhi is also not 50 kilometer. फिर तो इंट्रा स्टेट में कोई जनरेट ही नहीं करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, राइट। And we have so many union territories. For example, we have चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ 50 किलोमीटर में बात ही नहीं कर सकते। एक और चीज, अगर आप जो गुड्स भेज रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से, जो मोटर व्हीकल एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आप उसके थ्रू भेज रहे हैं तो फिर भी ई-वे बिल जनरेट नहीं करना। मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल आपने रेता, बजरी, इस तरह की सैंड मंगवाई है, एंड दे आर कमिंग थ्रू घोड़ा गाड़ी और भैंसा बुकी, then these are not registered। या कई बार क्या होता है, आप सामान लोकल ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं, रिक्शा से भेज रहे हैं, नॉट अ बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा, उसमें भी नहीं करना। इनफैक्ट 2018 में एक आइटम आया था एक न्यूज़पेपर में, कुछ लोगों ने ई-वे बिल से बचने के लिए इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दी थी। सर लोग मतलब कि पहले वर्क अराउंड जरूर ढूंढते हैं कि कैसे बचा जा सके। बिल्कुल। तो सर जैसे आप बता रहे हैं कि अगर सपोज करिए मैं दिल्ली से लेके चेन्नई तक गुड्स भेज रहा हूँ, ठीक है, बीच में मेरा बाय रोड जा रहा है, देन मेरा बाय रेलवे जा रहा है, तो मेरे को 2 ई-वे बिल जनरेट करने पड़ेंगे, या पहले मैं रोड का करूंगा? नहीं, आपका ई-वे बिल एक रहेगा और उसमें बार बार आप अपडेट करेंगे जहां पर मल्टी मोड आएगा। ओके। आप इसमें अमेंडमेंट जितनी भी है, जितनी भी बार करना चाहें उतनी बार कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री इनर में है, आपने फैक्ट्री से या वेयर हाउस से गुड्स उठवाए और उसने जो ट्रांसपोर्टर है उसके बड़े ट्रक में लोड करवा दिए। आपके यहाँ बड़ा ट्रक नहीं आ सकता था या उतना सामान नहीं था, तो आपके छोटे ट्रक से सामान उठा, तो ये ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होती है ये सब चेंज करते रहना। और मल्टी मोड भी उसी को पता होगा कि कौन सी फ्लाइट से जा रहा है या कौन सी शिप से जा रहा है, तो वो ट्रांसपोर्टर वंस यू असाइन अ जीएसटीआईएन टू अ ट्रांसपोर्टर, ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है ये सब मैनेज करने की। एंड ऑफ कोर्स you would be having a written contract, legal agreement with the transporter that he would be updating and managing these all things.
राइट सर, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि एक बार मेरा ई-वे बिल बन जाता है, उसको हम अमेंड नहीं, लाइक चेंज नहीं उसमें कर सकते, राइट? तो ये नहीं, चेंज नहीं कर सकते, बट लेकिन जब भी वो का व्हीकल चेंज होगा तो वो आप उसमें अपडेट कर सकते। दिस इज अपडेशन। ओके, व्हीकल अपडेशन हो सकता है, बस यही एक चेंज है जो हमें अलाउड है। व्हीकल अपडेशन के साथ साथ उसका टाइम पीरियड भी चेंज हो जाता है, हाँ बचे हाँ, हुए पीरियड का। तो मान लीजिए आपने अपने ई वे बिल जनरेट करा वाया रोड का, तो टाइम कुछ और दिखाएगा, और फिर बाद में मोड चेंज हो गया, तो फिर मोड चेंज में जब आप अपडेट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक्स ट्रांसपोर्टर से गुड्स जा रही हैं, अब मान लीजिए उसकी गाड़ी खराब हो गई फॉर एग्जाम्पल, और वहां पर उसके बाद तो दूसरी गाड़ी नहीं, तो वो किसी और को सब ट्रांसपोर्ट कर देता है, तो फिर वहां पर वो ट्रांसपोर्टर दूसरे ट्रांसपोर्टर को वो जीएसटी आन असाइन कर देगा, और फिर वो दूसरा ट्रांसपोर्टर अपने व्हीकल की डिटेल डाल देगा। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल। अच्छा सर, जैसे हमने देखा है कि आजकल ई कॉमर्स का काफी चलता है, लाइक हमारे गुड्स हम अमेजन वगैरह से ऑर्डर करते हैं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर भेजता है या कोई कोरियर एजेंसी देती है, तो इस केस में सर ई वे बिल किसकी जिम्मेवारी है जनरेट करने की? That the person who is transporting goods, ओके, सो मैं कह सकता हूँ कि because how do I know कि किस व्हीकल से आ रही है? I'm a buyer, हाँ हाँ, and who is responsible for delivering goods? It is the e-commerce operator. राइट राइट, मेरे को तो कभी बताया नहीं जाता ना भाई, मेरा तो कंट्रोल कब से आएगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसपोर्ट होंगे, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू मी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर में तो आपको इतना ही पता होता है भाई, आपने एक ऑर्डर कर दिया। बिल्कुल सर, हाँ, उनका इंटीग्रेशन जरूर होगा कि उनकी वेबसाइट पर दिख जाएगा कि उन्होंने गुड्स आज यहाँ पहुंच गई, बट दे विल प्रोवाइड यू, फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली से गुड्स भेजे और बॉम्बे बॉम्बे या राजस्थान, तो वो क्या बताएगा, दिल्ली वेयर हाउस से उठ गए, शिपमेंट हैज बीन पिक्ड, एंड देन इट इज लाइंग एट बहादुरगढ़ शिपयार्ड फैसिलिटी, एंड देन इट वुड बी, तो हमें तो पता ही नहीं होता। दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर in those cases. राइट, गुड सर। सर ऐसा भी होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि मैं कोई गुड भेज रहा हूँ और मैंने ई वे बिल जनरेट करा है, तो इसमें ये भी प्रोसेस होता है कि कोई एक्सेप्ट करे और इसको रिजेक्ट करे? Yes, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, सर वो we क्या have an option। सर वो क्या सर्कमस्टांसेस रहते हैं? देखिए सर्कमस्टेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं। The goods are not of the good quality, I am not accepting the goods, I am high price है, क्वांटिटी मिसमैच है, तो आई मे रिजेक्ट, या मैंने गलती से किसी और का नंबर डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे को डालना था, मान लीजिए किसी के दो, महाराष्ट्र में ही दो रजिस्टर्ड हैं पार्टी का, मैंने गलत एड्रेस डाल दिया। देयर आर ऑप्शंस। ओके, तो सर जैसे एक तो ये सर्कमस्टांसेस हो गए, चलो जो आपने बोला कि गुड्स किसी के पास पहुंचे तो गुड्स की क्वालिटी बेकार थी तो मैंने गुड्स ही रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। अब क्या है, जैसे मैंने ई वे बिल आपके नाम पे ही जनरेट कर दिया, बट आपको लगता है कि नहीं ये मेरे नाम पे गलत जनरेट कर दिया है, तो आप उसमें अपने पोर्टल में जाके आप उसको, आपको कोई मैसेज आएगा तो सो दैट आप जाओगे अपने पोर्टल पे और उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। मैं वही कह रहा था ना कि भाई मैंने महाराष्ट्र में दो एड्रेस थे मेरे, दो रजिस्ट्रेशन थे, मैं अपने गलत डाल दिया। राइट 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 सर, जैसे जब भी हमारे गुड्स वगैरह जा रहे होते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो गुड्स कैरियर होता है, जो ट्रक ड्राइवर होता है, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने चाहिए सो दैट अगर रास्ते में कोई इंस्पेक्शन होती है, कुछ अगर उसको रोका जाता है तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता है सो दैट वो इजीली आगे पास ऑन हो पाए? फर्स्ट इज टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई और बिल ऑफ एंट्री, देन डिलीवरी चालान if goods are not for supplies। साथ में देखिए, अगर आपको इनवॉइस पर भी ध्यान रखिए कि अगर आपका इनवॉइस ई इनवॉइस है तो आपको ध्यान रखना है कि जो इनवॉइस आप कैरी करें दैट शुड हैव QR कोड ऑन इट। और RFD डिवाइसेस भी अब आ गई हैं सो दैट उनकी सारी डिटेल नहीं होती। QR कोड वगैरह के बाद देखिए, आइडियल सिचुएशन तो ये है कि आपको फिर कोई डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं है, आप QR कोड
अपने मोबाइल में सेव करके ले जाएं, दे कैन स्कैन इट थ्रू QR कोड। लेकिन प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत फर्क है, तो प्रैक्टिकली उसको सारी चीजें लेकर जानी होती। प्लस जब आप गुड्स लेकर जा रहे हैं तो आपको जो वेइंग करवाई है आपने, अगर आपने बाहर से वेइंग कराई है तो वो जो धर्म कांटा की पर्ची है या वे मेजरमेंट जो है, वे बिल वेट का जो आपके पास स्लिप आई होगी वो भी आपको कैरी करनी है। So whatever maximum document we can think of, they have to carry. And if it is in lots, जो लास्ट लॉट होगा उसके पास ये डिटेल होगी। जैसे रास्ते में हमने देखा कई बार ट्रक को रोककर पुलिस वाले खड़े होते हैं, सर उसमें कोई प्रॉपर कोई मतलब कि कमिश्नर लेवल का बंदा होता है जब उसने आगे किसी को असाइन कर रखा होता है जो चेक कर सकता है, या हर कोई चेक कर सकता है हमारे गुड्स वगैरह? हर कोई चेक नहीं कर सकता। देयर आर स्पेशल पार्टीज व्हिच हैव बीन ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर टू वेरीफाई दीज ऑल थिंग्स। एक बार जैसे सपोज कीजिए मेरा कोई सामान जा रहा है तो उसमें उन्होंने रास्ते में कमिश्नर या उसके जो प्रॉपर ऑफिसर है उन्होंने इसको चेक वेक करा, तो सर उनकी कोई ड्यूटी बनती है कि उसको कहीं प्रॉपर्ली नोट वगैरह करना है या कैसे रहता है? Of course they are required to note all this detail, they are required to communicate। और अगर 30 मिनट से ज्यादा हो जाते हैं देन अगर आपका रोका गया है और 30 मिनट से ज्यादा हो गए आपको डिटेन करे हुए, तो आप एक इसके अगेंस्ट कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं EWB 04 में कि इन्होंने मुझे 30 मिनट से ज्यादा रोक रखा है और ये मुझे जाने नहीं दे रहे। ईदर दे हैव टू इशू दीज ऑल थिंग्स कि भैया आपको नोटिस देंगे कि भैया आपका ये सामान गलत है। और देखिए इस पर मल्टीपल डिसीजन है कि कई बार वैल्यूएशन का डिस्प्यूट है, वो किसको सॉल्व करना चाहिए, वेदर द प्रॉपर ऑफिसर इज कॉम्पिटेंट इनफ टू डिस्कस ऑन द वैल्यू पार्ट, या क्लासिफिकेशन का डिपार्टमेंट ये कहता है भैया आपने 12% रेट की गुड्स दिखाई है, इट शुड बी 18%। So these kind of things should be handled like your normal research proper officer, not by these officers which are standing on checking। तो ये जो चेकिंग वाले हैं इनको इस तरह के नहीं करनी चाहिए। कई हाई कोर्ट्स ने बोला भी है, बट वी हैव सम डिसीजंस इन फेवर ऑफ देम आल्सो कि भाई वो ये भी चेक कर सकते हैं, बट इन पर माई पर्सनल ओपिनियन कि भैया वो कॉम्पिटेंट इनफ नहीं है ये चेक करने के लिए कि वैल्यूएशन का इशू है या क्लासिफिकेशन रेट इशू है। ये सब उनको नहीं करनी चाहिए। राइट। तो सर ऐसा भी होता है कि जैसे मेरा अगर एक बार गुड्स जो जा रहे हैं वो रास्ते में सपोज करिए कि दिल्ली से मैं नोएडा ही भेज रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो रास्ते में 2 से 3 बार भी चेक हो जाए? हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बट जब मैक्सिमम टाइम ही 30 मिनट है ना सर, मैक्सिमम टाइम ही 30 मिनट है। लेकिन देखिए ये होता है व्हेन यू क्रॉस बॉर्डर्स ऑफ मल्टीपल स्टेट्स। हाँ जी। तब कई बार होता है, फॉर एग्जांपल आप हरियाणा से गुड्स ला रहे हैं, आपने हरियाणा क्रॉस करा, फिर दिल्ली क्रॉस करा, आप उत्तर प्रदेश क्रॉस कर रहे हैं, एंड से सेम डे आप उत्तराखंड पहुंच जाते हैं। There are more than 4 authorities, they could cross check। जब हमारे गुड्स वगैरह लाइक रोक लिए जाते हैं तो ये लोग हमारे गुड्स को मतलब कि कॉन्फिस्केट कर भी सकते हैं और उसको फिर बेच भी सकते हैं, लाइक ऐसी भी पावर है इनके हाथ में प्रॉपर ऑफिसर के? मजेदार बात बोली है। देखिए कॉन्फिस्केट कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं when there are perishable goods। अभी एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ आपको इसका, केस लॉ से, और इस साल अमेंडमेंट भी आई है। हुआ क्या, एक्स अमाउंट की गुड्स, मतलब एक ट्रक को डिटेन करा गया, एक्स अमाउंट की गुड्स कॉन्फिस्केट करी गई। जब उन्हें एक्चुअली बेचा तो एक्स प्लस समथिंग आ गया डिपार्टमेंट के पास। ऐसी अप्रोच की भाई साहब एक्स प्लस आ गया है तो जो एक्स के ऊपर का अमाउंट है गिव इट टू मी, एंड दे डिनाइड इट। He denied it। SSC went to Honorable High Court and High Court said that's just, कहाँ लिखा है कि ज्यादा पैसा आने पर आपको पैसा मिलेगा? That's why this year amendment has come in fiscal budget 2021
कि अगर आपका टैक्स एक्स अमाउंट है, गुड्स की वैल्यू वाई है और आपने बेची, तो एक्स के ऊपर जो वाई मिला है तो वाई माइनस एक्स आप उसको वापस ओके पावर है, पावर है। और जब भी पेनल्टी लेवी करते हैं तो इसमें अलग अलग डिटेल्स हैं। पेनल्टी जब लेवी होगी, एग्जेम्प्ट गुड्स पर अलग पेनल्टी है, नॉन एग्जेम्प्ट गुड्स पर अलग, टैक्सेबल गुड्स पर अलग पेनल्टी है, और अगर ओनर सामने आता है तब कुछ और पेनल्टी है, ओनर सामने नहीं आता यानी ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर ही छुड़वाने की कोशिश करता है तब अलग पेनल्टी है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअली है कौन। लेकिन इसमें एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, जब भी किसी गाड़ी को पकड़ा जाता है किसी स्टेट में, तो स्टेट ऑफिसर अपने यहाँ का SGST CGST लगा देते, जबकि हो सकता है सामने वाला भी आ जाए बताने, ओनर भी आ जाए। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इन केसेस में SGST CGST गलत लगाते हैं, इन केसेस में IGST लगना चाहिए ऑन द टैक्सेस। लेकिन चूंकि उसका क्रेडिट मिलना नहीं है, पेनल्टी तो वैसे ही पेनल्टी चली गई। तो ये एक पॉइंट है, ग्रे एरिया है। हो सकता है बहुत लोग जो सुन रहे हैं उससे इत्तेफाक ना रखें, बहुत छोटा परसेंटेज है ये मानने वालों की कि इस पर IGST लगना चाहिए, माइनॉरिटी में है जो ये कहते हैं कि इस पर IGST लगना चाहिए। लेकिन एक थॉट है, हो सकता है कभी आगे चलकर इस पर कोई क्लैरिफिकेशन आए, या हो सकता है कोई कोर्ट का ऑर्डर आए, क्योंकि GST लॉ भी मेच्योर होने के उसमें है, फेस में है, माइट बी। सर जैसे अभी आपने आखिरी में ना पेनल्टी के बारे में बताया, तो कोई जनरल पेनल्टी भी है मेरे अगर इतनी मिनिमम तो लगनी है? यस, देयर आर डिटेल्स ऑफ पेनल्टी, और ये सब कुछ डिफाइंड है लॉ में। बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी एग्जेम्प्ट हैं तो इतनी लगेंगी, नॉन एग्जेम्प्ट हैं तो इतनी लगेंगी, और सब कुछ बताया गया है लॉ में। डिपेंड करता है कि आप कौन से केस में फंस रहे हैं। एक दो किस्से जरूर शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो हाई कोर्ट के किस्से हैं। तो एक केस में क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है। तो उस नंबर कुछ इस तरह था, 78 करके गाड़ी का नंबर था, और गलती से वो 78 के बजाय 87 लिखा गया, जो भी पूरा नंबर था। तो आखिरी की डिजिट अल्टा पल्टी हो गई, गाड़ी डिटेन कर दी गई और उसमें पेनल्टी लगा दी। मैटर वेंट टू ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा दिस इज नॉट अ क्राइम, इट इज एन ओवरसाइट, अ क्लरिकल मिस्टेक, यू शुड हैव अवॉइडेड इट, और एक जनरल पेनल्टी शायद 1000 रुपए की उसमें लगाकर छोड़ दी। ऐसे ही एक किस्सा हुआ, 2 पैकेट थे चले, ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है, बिहार के लिए ही थे। बिहार में 2 अलग अलग जगह जाने थे। एक उसमें 6 थे पैकेट और एक में 9 थे डब्बे में। डब्बा बना हुआ सेम टाइप का ही था, गलती से 6 वाला 9 उठाकर ले गया, 9 वाला 6 उठाकर ले गया। सेम टाइम पर ई-वे बिल जनरेट हुए, डब्बों का एक्सचेंज हो गया, और जिसके पास 6 का वो था ई-वे बिल, 9 का पकड़ा गया। और उन्होंने फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा नहीं सर, ये तो जनरल मिस्टेक है, ये ओवरसाइट है, क्लरिकल मिस्टेक है, तो ये आपको कंसिडर नहीं करना, अगेन अ जनरल पेनल्टी लगाने। देन एक किस्सा है TVS का, TVS TVS बाइक और बजाज बाइक। तो वो महाराष्ट्र से बाइक चली, तमिलनाडु जा रही थी, और वो एक नाका आया राउंड अबाउट, और उसको टर्न करना था ड्राइवर को, वो टर्न ना करके आगे ले गया करीब 3-4 किलोमीटर आगे, और उसने साइड में लगाकर इनसे ही पूछा कि मुझे कैसे किधर जाना है। मतलब इन्होंने उसको इंटरसेप्ट नहीं करा, उसने ही GST ऑफिसर्स के पास जाकर गाड़ी रोककर पूछा कि साहब मुझे यहाँ जाना है, आप मुझे बताइए मैं किधर जाऊं। and they
found it is on the wrong way. Then the party went to High Court and they said that अगर मेरी गलत जगह में भेज भी रहा हूं तो मोटर बाइक मैं बिना व्हीकल रजिस्ट्रेशन पे तो बेच नहीं सकता, तो कहीं भी आईटीसी या गवर्नमेंट का टैक्स चोरी में कर ही नहीं सकता। तो इस केस में उसने डिपार्टमेंट को झाड़ भी पड़ी अच्छे से कि रादर देन टेलिंग हिम कि 3 किलोमीटर पीछे जाकर मुड़ जाओ, आप उस पर केस बना रहे हो। राइट राइट, दिस इज नॉट अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे और बहुत सारे किस्से हैं, मजेदार किस्से हैं। ई वे बिल सबसे ज्यादा, अगर आप केस लॉस पढ़ना शुरू करेंगे तो ई वे बिल के केस लॉस सबसे ज्यादा मजेदार होते हैं। एक और केस में क्या हुआ, रास्ता था दूसरा, उसको मान लीजिए पहले एक्स को डिलीवर करनी थी, फिर वाई को, फिर जेड को, और वो सेम डे की डिलीवरी थी, लेकिन उसने दूसरा रास्ता ले लिया और पहले उसने जेड को डिलीवर कर दिया। फिर जब वो वाई को डिलीवर करने जा रहा था तो उसको पकड़ लिया गया, बोले तो आप गलत रास्ते से आ रहे हैं। तो उसमें भी हाई कोर्ट ने कहा कि कहाँ लिखा है कि ये रास्ते से ही आना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, राइट राइट राइट। इसमें अच्छा एक चीज और हमारे शायद रह गई, सेमी नॉकडाउन और नॉकडाउन में, अगर हमारी कंप्लीट नॉकडाउन की स्थिति में हम गुड्स भेजते हैं या सेमी नॉकडाउन की स्थिति में गुड्स भेजते हैं तो हमने टोटल का तो एक इनवॉइस बना दिया, और जब भी व्हीकल जाएगा तो उनकी डिटेल के साथ डिटेल जाएगा, डिलीवरी चालान जाएगा। जो लास्ट वाला हम भेजेंगे कंसाइनमेंट, उसके साथ ओरिजिनल इनवॉइस जाएगा, बाकी सब फोटोकॉपी एंड डिलीवरी चालान पर जाएगा। राइट सर, ऐसे मतलब कि आपके पास केसेस और केस लॉस तो काफ़ी रहेंगे मतलब कि डिस्कशन करने के लिए, बट मुझे लगता है कि मेजरली हमने अपने ऑडियंस के लिए, जब कंसल्टेंट कम्युनिटी, जब बिजनेस कम्युनिटी के लिए ई वे बिल पर हमने आई थिंक सब कुछ कवर कर दिया है। और मुझे लगता है कि अगर ऑडियंसेस जो कंसल्टेंट हमारे लाइक अगर इस चीज़ को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो उनके पास ई वे बिल पर अब सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पे उनको मिल सकती है कि लाइक ई वे बिल कब कैसे जनरेट, क्या पेनल्टी, ये सारी चीज़ें। तो सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना समय निकाला संडे के दिन सवेरे सवेरे आपके साथ आए सर, अपना कीमती समय निकाल के। थैंक यू टू यू कि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और लोगों के साथ नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं। थैंक्स टू यू, हेड्स ऑफ टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि नेक्स्ट वीक अब इसके बाद हम एक और वीडियो लेकर आएंगे कोई जीएसटी पर ही, जो मैं आपसे डिस्कस करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू, नमस्ते।